चीज़ों को सेलेक्ट करके पढ़ना चाहिए। और ऑनलाइन की पढ़ाई का फ़ायदा तभी है जब आप उसके नोट्स बनाते हो। अगर आप वीडियो सुन के छोड़ दोगे कोई मतलब नहीं। अच्छा, साथ में नोट्स। हाँ, अगर आपने मेरे को सुना, सुनने के बाद में मेरी महत्वपूर्ण बातों को शॉर्ट में आपने उतार दिया, तो बार बार तो आप वीडियो नहीं देख पाओगे ना। आपको सीधा वो नोट्स उठाए और पढ़ लिया, रिवीजन हो गया आपका। तो ऑनलाइन तभी फायदेमंद है जब हम उसको अच्छे से सुने और उसके बाद में शॉर्ट में नोट्स कर लें। तो ये बच्चों को बहुत अच्छे से करना चाहिए। प्लस ऑनलाइन कोर्स हो गया, उसके बाद में खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए। और प्रैक्टिस के साथ साथ में अगर कोई एक आधा किताब भी पढ़ता है तो और भी बढ़िया हो जाता है। तो बच्चे को क्या थोड़ा सा समझदार होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जैसे एक कोर्स में 1400 वीडियो है तो 1400 देख लिए। अब जैसे मेरे उसमें से कोई पोर्शन बहुत अच्छा है तो मुझे लगता है जो मेरा पोर्शन अच्छा है उसको ऑनलाइन देखने की जरूरत नहीं। जो मेरा कमजोर है उसको आप देख लो। तो सेलेक्टिव ऑनलाइन करना चाहिए, कंप्लीट ऑनलाइन की बजाय। और सेलेक्टिव ऑनलाइन से बच्चा डेफिनेटली फायदे में रहता है। तो ऑनलाइन के ये बड़े फायदे हैं। बाकी ऑनलाइन बहुत सस्ता पड़ जाता है। और अच्छा एक टैबलेट ले लिया जाए, उसमें एक कोर्स ले लिया जाए और उसमें जो सेलेक्टिव चीजें हैं वो नोट करके उसको देख के बढ़िया नोट्स बना दिए तो जाए। ऐसा भी हुआ इससे पढ़कर बहुत सारे लोग हैं वो नौकरी लग गए? खूब लगी। मैंने इतिहास का बैच लिया था 2022 में। हाँ हिस्ट्री के अंदर। हाँ। तो मेरे तकरीबन 450 बच्चे लेक्चरर बने, 900 1000 के आसपास की सीट थी। और मैंने बाड़मेर टाउन हॉल में बड़ा इतिहास समागम कार्यक्रम करवाया था। अच्छा। राज्य भर के बच्चे सम्मानित होने यहाँ आए थे, बाड़मेर आए थे। और इस बार भी प्रोफेसर का बैच है, अभी इंटरव्यू कॉल हुए बच्चों के, इसमें भी शानदार रिजल्ट आएगा। 50-60% बच्चे, और हर साल हजारों बच्चे सेलेक्ट होते हैं। हमें बस यह होता है कि हमने उन बच्चों को भी देखा नहीं। किस ढाणी किस गांव में पढ़ रहे होते हैं। कभी कभार हम जाते हैं ना बाहर, हाँ। तो कभी कोई मिलता है। जैसे अभी मैं कहीं बाहर गया था तो एक बच्चा आया और टेंट के अंदर खाना परोसने वाला है। उसने कहा सर एक फोटो प्लीज। मैंने कहा क्यों बेटा, मेरे को जानते हो? तो सर मैं आपसे ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ। अरे। तो मैंने कहा यहाँ पे ये सर मेरा पार्ट टाइम जॉब है। हाँ शादी विवाह में ऐसे कार्यक्रम में जाता हूँ। हाँ। तो मुझे 500-700 रुपये मिल जाते। महीने में 5-6 दिन चला जाता हूँ, 4-1000 रुपये हो जाते, मेरा खर्चा निकल जाता है। अरे। और मैं आपका ये सेकंड ग्रेड कोर्स पढ़ रहा हूँ। हाँ। मैंने ये पढ़ लिया। बहुत खुशी हुई होगी इस वक्त तो। और इतनी खुशी होती है कि यार किस ढाणी किस गांव, कई बार टोल प्लाजा पे वो मिल जाता है। हाँ। कई बार होटल पे मिलता है वेटर के रूप में। एक दिन हम खाना खा रहे थे तो एक बच्चा वीडियो बना, मैंने बताया इधर वीडियो को बना रहा। तो सर आप मेरे गुरु है, वापस कब आओगे? आपसे बात बाद में कर लूंगा, पहले आपका खाना खाते वीडियो बनाऊं ताकि सर आए थे यहाँ पे हमारी होटल में आए थे। तो मैंने कहा यहाँ क्या कर रहा है? सर मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, यहाँ 4 घंटे आता हूँ, मुझे 7000 रुपये मिलते हैं और उससे मेरा खर्चा चल जाता है, मैं पढ़ रहा हूँ। तब हमें बड़ी स्पेशल फीलिंग आती है कि पता नहीं किस गांव ढाणी कोने में कोई बड़ा एकलव्य की तरह बच्चा पढ़ रहा होता है। ये ऑनलाइन के बड़े फायदे हैं। तो आप लोग भी कोर्स चलाते हो, एप्लीकेशन वगैरह सक्सेस पॉइंट की? सक्सेस पॉइंट का एप्लीकेशन चलता है, हिस्ट्री पॉइंट भी चलता है। हाँ। और बच्चों को, हालांकि हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं। बच्चों को जरूरत, आजकल के बच्चे भी बहुत समझदार है, आप किसी को जबरदस्ती कोर्स दे भी नहीं सकते। बच्चा खूब टेली करता है, इधर उधर से सबको पूछता है, फिर लगता है कि इस मास्टर की विचारधारा सेट है। बच्चा आवाज भी सुनता है कि कर्कश तो नहीं है, सुन तो पाऊंगा इसको 1000 घंटे। सारी चीजें देख के बच्चे खूब पढ़ते हैं। तो अपना ऑनलाइन कोर्स भी बच्चे खूब पढ़ते हैं, ऑफलाइन में भी खूब है, भगवान की मेहरबानी है। बाकी तो मैं ये मानता हूँ कि आप मेहनत करोगे तो बच्चों में भरोसा अपने आप स्थापित हो जाता है, आपको कहने की जरूरत नहीं। मेरा आप यूट्यूब भी देखोगे 4 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है। मैंने आज तक किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बच्चे को लगेगा कि भाई ये सब्सक्राइब करने लायक है तो कर लेगा, नहीं तो कहने की जरूरत नहीं, वो भी समझदार है। क्योंकि बच्चे समझदार है, उनको आप मजबूर नहीं कर सकते, वो अपने आप अच्छे डिसीजन ले लेते हैं। आज का बच्चा बहुत समझदार है। सर बाड़मेर को लेकर तो ये कहा जाता था, जिस इलाके से आप आते थे वहाँ पर तो साहब बाड़मेर मतलब काले पानी की सजा, बदल गया बाड़मेर? वो दौर अलग था। अच्छा। वो दौर था, वो चला गया। अच्छा। अब मैं बताऊं, एक बार हम बॉर्डर साइड इलेक्शन करवाने गए। हाँ। तो वहाँ एक गुरुजी मिले। मैंने कहा सर कहाँ से हो? तो क्या सिक्कर से था। मैं मतलब तो पहले था, अब मैंने यहाँ का राशन कार्ड वगैरह बना लिया, अब मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा। मैंने कहा क्यों? हाँ। खुला स्पेस, अच्छे लोग, बढ़िया मेजबानी, बहुत परोपकारी लोग, हेल्पफुल नेचर के। हाँ। और फालतू कोई राजनीति नहीं। हाँ। अच्छे से बैठे यहाँ पे। हाँ। और खूब जमीन है, कोई समस्या नहीं, इसलिए अब हमने यहाँ सेटल हो गए। अब वो दौर गया, अब लोग चला के बाढ़ में आते हैं। यहाँ एजुकेशन की सारे अच्छे इंस्टीट्यूट बन गए हैं, यहाँ आपको हर चीज मिल जाएगी अब। और सुविधाएं हो चुकी हैं, मोटी मोटी सुविधाएं भी हो गई है। तो अब बाड़मेर के अंदर कोई कमी नहीं रही। अभी प्रोफेसर के रिजल्ट आए थे हिंदी में, तो बाड़मेर और बीकानेर दोनों से 50 बच्चे प्रोफेसर बने
आउट ऑफ 200। राजस्थान में 200 सीट थी, 50 अच्छा, 50? बच्चे 2 जिलों के, बाड़मेर के 25 बच्चे हैं। अच्छा। हाँ, तो आप सोचो कि 25% पोस्ट अकेला बाड़मेर लेके आया है। हाँ। और ऐसा हर आगे कई सब्जेक्ट में होने वाला है। तो अब कोई कमी नहीं है यहाँ पे, और कई जिलों के बच्चे यहाँ पे रह के पढ़ रहे हैं बाड़मेर में अब तो वो दौर अब बदल गया है, अब बाड़मेर सच में बदल गया है। सर कुछ सवाल है जिसके बारे में आपको बताना है कि जो कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करता है उसके बारे में कुछ टिप्स दीजिए, उसे किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, या कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाता है कि साहब मैं ये भी परीक्षा दूं, ये भी परीक्षा दूं, ये भी दूं, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या टिप्स हैं? मैं अक्सर कहता हूँ कि सरकारी सेवा की तैयारी करने वालों को 3-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। सबसे पहला कि उसका एक टारगेट निश्चित होना चाहिए कि भाई मुझे फर्स्ट ग्रेड करना है, सेकंड ग्रेड करना है, कि एक टारगेट फिक्स होना चाहिए। हाँ। उस टारगेट के आसपास के सिलेबस की जो परीक्षाएं होती वो दे तो बढ़िया है, दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अपन ऐसे चेंज करते रहेंगे ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बच्चों को कहता हूँ कि एक टारगेट रखिए और उसके मिलते जुलते सिलेबस की परीक्षाओं को आप देखते रहिए, पहला। दूसरा, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी, ये लगातार रखिए भाई। 1 साल 2 साल जो मेहनत करते हो कंटिन्यू करते रहिए। ऐसे नहीं हो कि बीच में 4 महीने घर जाओ, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब एक बार फिक्स है 2 साल करना, मतलब उसको जी जान से टिक जाओ, परीक्षा तक रात दिन एक कर लो, 2 अटेम्प्ट तरीके से ले लो आप। कंसिस्टेंसी रखो, मतलब हर दिन आप 5-6 घंटे पढ़ना, मतलब पढ़ना है। और तीसरी बात, लिमिटेड मटेरियल रखो आप। ये ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो तो कर लो आप, ऐसे नहीं 10 जगह से कोचिंग कर ली, यही ले तो नहीं, यही पढ़ो वो नहीं पढ़ो, फिर कुछ नहीं होना। अच्छा। मटेरियल लिमिटेड, एक लिस्ट बना के अच्छे किसी व्यक्ति से बात करके लिस्ट बना दो, बस उसके अलावा कुछ नहीं। और मटेरियल लिमिटेड हो गया, और अब आप 10-15 बार उसको पढ़ लो और रिवीजन कर लो। मैं कह रहा हूँ कि दुनिया की कोई ताकत आपको बाहर नहीं कर सकती। और मैं आपको बताऊँ दिनेश जी, आज का जो दौर है, जो मैंने आपको 4 बातें बताई, इसमें बच्चा चारों में फेल है। ना तो वो टारगेट फिक्स है उसका, ना उसके पास में लिमिटेड कंटेंट है, भरी हुई पड़ी लाइब्रेरी बना दी घर को, न उसके पास कंटिन्यूटी, न कंसिस्टेंसी। 4 महीना खेत में काम करे आवे, 2 महीना ये था पढ़े, 3 महीना पास हो जावे, कोई मजाक। फिर वो लंबा खिंचता रहता ना। हाँ, फिर लंबा खिंचता रहता है, फिर आखिर थक हार जाता है। हाँ, चारों में फेल है। हाँ। ना 10 बार रिवीजन करता है। हाँ। अब आप कहोगे कि सर मेरी नौकरी नहीं लगी, कहाँ से लगेगी? जब आप पास होने के चारों नियमों के, अच्छा सबसे बड़ी समस्या क्या है, बच्चा झूठ बोलता है खुद से। दुनिया से बोला जो तो बोले, खुद से झूठ बोलता है। खुद से कैसे? हाँ। ये मुझे आता है, ये मैं कर लूंगा, ये मैंने पढ़ लिया है, खुद को डफूल बना रहा है वो। और परीक्षा हॉल में ये सारे पत्ते खुल जाते हैं, हो जाता है। तैयारी में ईमानदार नहीं, ईमानदारी से कह दे ना ये मुझे पाठ नहीं आता है, तो कम से कम वो सुधार तो करेगा। सही बात। परीक्षा में फेल होने के बाद में कई बच्चे मेरे पास आते हैं, सर फेल हो गया, कारण क्या? कारण पता नहीं। मैं कह रहा हूँ कि दिनेश जी, अगर आपके साथ कोई घटना हुई है ना तो आपको कारण पता है। सही बात। आप नहीं कह रहे हो, मतलब इग्नोर कर रहे हो। इग्नोर कर रहे हो तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो, आप ईमानदार नहीं। किसको पता नहीं कि वो फेल क्यों हुआ है, फिर आप नहीं बता रहे हो तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर के पास जाके मरीज अगर नहीं कहेगा कि बीमारी के सही लक्षण नहीं बताएगा तो डॉक्टर कैसे इलाज करेगा? हाँ, मतलब उसको पास नहीं बताएगा कि साहब मेरे साथ में ये हुआ, हिस्ट्री के पास बता दे कि भाई साहब मारे बोलो वो तो साहब हमें बताओ कि उनकी करनी चाहिए, तो इलाज तो कहीं निकले। हाँ। अब आज की जनरेशन में सबसे बड़ी समस्या है कि बेटा झूठ बोले। अरे दुनिया में बोलो तो बोलो, कम से कम झूठ वहां बोलो आप कि कोई बेकार आवे तो झूठ बोल दो कि बाहर हूँ, रिजन छूटे पढ़ाई तो करा। आप खुद से झूठ बोल रहे हो। बस मैं तो टाबरों को यही कहता, बेटा ईमानदारी रखो बस, और थोड़ा सा जागरूक और सक्रिय स्टूडेंट बनो। आपके डिसीजन आप लो, किसी और से क्या पूछना। ठीक है, सलाह ले लीजिए बड़ों से, अल्टीमेटली लास्ट में आपको अपने फिर सफल हो जाओगे। फिर सफल नहीं भी हुए ना तब भी आप किसी बढ़िया जगह जाओगे आप। हाँ, मतलब इतनी क्वालिटी हो जाएगी आप में। सर आज के समय के अंदर जो माँ बाप है उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो ये होता था साहब ग्रेजुएशन में 50 सिलेक्शंस होते थे, बच्चा प्लानिंग करता है, अब उनके लिए क्या किस तरीके का आप मैसेज देना चाहेंगे कि भाई 8th के बाद में बच्चे को क्या होना चाहिए तमाम चीज़ों को लेकर? देखो, हमारे यहाँ माँ बाप की 2